हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी की। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। यह हमारा सेकंड चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। संरचना तथा भूआकृति विज्ञान, सेकंड चैप्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता गठन व स्वरूप अलग क्यों है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित हैं क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातली स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातली व अधस्थली आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। यानी प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हम पिछली जो बुक थी उसमें पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विविध अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू-आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनिक व बहिर्जनिक बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःस्थली क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तीसरा है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम पहला देखते हैं प्रायद्वीपीय खंड क्या है। प्रायद्वीपीय खंड प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने के कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड
भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं, जैसे अरावली, नल्ला-मल्ला, जवादी, बेलीकुंडा, पालकुंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। अब हम देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे इसमें महानदी, गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। अब हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक तथा अंतर्जनिक बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और छेप थ्रस्ट बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में है। गार्ज, भी आकार, घाटियां, क्षिप्रिकाएं व जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। अब देखते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भूआकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भूआकृतिक एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं भूआकृति क्या है। किसी स्थान की भूआकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। यानी जो भूआकृति होती है वह किसी स्थान की भूआकृति जैसे उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था यानी विकास किस क्रम में हुआ है, इसका परिणाम होती है। भारत में धरातली विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इससे हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें अनेकों चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ व महाखड्ड हैं। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है, जहाँ अपरदित चट्टान खंड और कागारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। पहला है कि उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है कि उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है प्रायद्वीपीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। अब हम पहला पढ़ेंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है,
की पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है कि हिमालय भारत के उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? यहाँ पे देखिए हिमालय, यहाँ पे चित्र दिया गया है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते: भावर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहला खादर और दूसरा बांगर। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपात के समानांतर फैली हुई है। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े सैल और गुलास्म जमा कर देती हैं, कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती। यह क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बने होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालू रोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं। उत्तरी मैदान। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है, अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा है। प्रायद्वीपीय पठार। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक यानी अरावली विस्तार, पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा
कार्बी एंगलोंग का पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग, पलायू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक का पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ स्थलाकृतियों के भी नाम बताएं। तो फ्रेंड्स, जितना भी चीज़ें हमने पढ़ी इसको पहले एक बार मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है बीचों बीच ये पामीर की ग्रंथि है। उसके बाद कुनलुन श्रेणी है। उसके बाद ये देखिए अफगानिस्तान, यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत। फिर यहाँ पे पाकिस्तान, इसमें एक सुलेमान श्रेणी, यहाँ पे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये 5 नदियाँ हैं। उसके बाद पहले काराकोरम, यहाँ पे केटू, फिर लद्दाख, जास्कर, फिर उसके बाद शिवालिक, उसके बाद यहाँ पे कैलाश श्रेणी है, फिर कामेत है यहाँ पर, फिर नंदा देवी, फिर यहाँ पे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट पर्वत, कंचनजंगा, मकालू, यहाँ पे सांगपो नदी जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसको तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नामचा बरुआ। उसके बाद आ जाते हैं हम पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ पे देखिए पटकाई बूम, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी, फिर इसके बाद गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे ये पहाड़ियाँ हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी नदी को सांगपो नदी कहा जाता है। फिर यहाँ पे कोसी नदी, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे साइड में। यहाँ पे देखिए गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल, सिंध नदी, सोन नदी। यहाँ पे देखिए अब भारतीय मरुस्थल में यहाँ पे लूनी नदी, अरावली श्रेणी, यहाँ पे साबरमती, माही नदी, उसके बाद काठियावाड़ का पठार, फिर प्रायद्वीप, गिर श्रेणी, इसके बाद मालवा का पठार, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा और विंध्य के बीच में नर्मदा नदी बहती है। तापी नदी, यहाँ पे सतमाला श्रेणी है, इसकी कलसूबाई एक इसकी चोटी है। उसके बाद यहाँ पे गोदावरी नदी, अजंता की श्रेणी, फिर कैमूर की श्रेणी, मैकाल श्रेणी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हो गया। फिर यहाँ पे बघेलखंड, फिर यहाँ पे रामगढ़ श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार, फिर गरगट श्रेणी, फिर मलयगिरी, यहाँ पे देखिए महानदी का विस्तार है। यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे पूर्वी तट देखते हैं, ये पूरा पूर्वी तट है। यहाँ पे देखिए चिल्का झील, यहाँ पे महेंद्रगिरी, उसके बाद यहाँ पे कृष्णा नदी, फिर तेलंगाना, नल्ला मल्ला, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कावेरी नदी का विस्तार है, अनाई मलाई, फिर अनाई मुडी, कार्डमम की पहाड़ियाँ, उसके बाद मन्नार की खाड़ी, इसके बाद यहाँ पे हो गया पश्चिमी घाट जिसमें कोंकण तट है। उसके बाद क्या कहते हैं कि लक्षद्वीप, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से हम इसको बार बार देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, किस राज्य में है, इसकी विशेषताएं क्या है। जो उनका नाम बताइए जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टार, ब्लॉक, पर्वत, भ्रंश, घाटियाँ, पर्वत, स्कंध, नग्न चट्टान संरचना, टोकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियाँ शामिल है।
जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातली विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड के धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मुरैना खड्ड इसके उदाहरण हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी पठार। अब हम पहला देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिम घाट से है। पूर्वी घाट अवितरित नहीं और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जैसे जवादी पहाड़ियाँ, पालकुंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। अब हम देखते हैं मध्य उच्च भूभाग के बारे में। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणी से बना है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कि काफ़ी हद तक अपर्दित हैं और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ यह अनुदैर्ध्य रेत के डिब्बों और चापाकार बरखानिया रेतीले टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और यह कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति का प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। बनास, चंबल एकमात्र मुख्य सहायक नदी हैं जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। उत्तर पूर्व पठार वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, तीसरा है जयंतिया पहाड़ियाँ।
असम असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। भारतीय मरुस्थल विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़-खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध परमाणु तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। कास्ट जीवाश्म की वायु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातली आकृतियां, यहाँ पे देखिए उत्तरी मैदान का चित्र दिया गया है। धरातली आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरी रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरुद्यान दक्षिणी भाग में है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग, कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक है। मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्प वृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इन प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियाँ झील या पलाया में मिल जाती हैं। इन पलाया झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भूआकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है: पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तट मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। पश्चिमी घाट जो है, यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, JLN नावड़ा, सेवा, मार्मागांव, मैंगलोर, कोचीन शामिल है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है: गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृतियां कयाल है, जिसे बैक वाटर्स
मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदाकयाल में किया जाता है। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है, उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पुत्राशय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पुत्राशयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताइए, तो इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बात करते हैं आइलैंड की, यानी द्वीप समूह। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में, दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। ये 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। रिची द्वीप समूह, लंबरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समूह में जलमग्न पत्तनों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़, पत्थरों और गुलास्मों से बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कोष्टक में कुछ दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी, जैसे उत्तरी अंडमान 738 मीटर, माउंट डियोवोली। मध्य अंडमान में 515 मीटर, माउंट कोयोब। दक्षिणी अंडमान में 460 मीटर, माउंट थ्विलर। ग्रेट निकोबार में 442 मीटर है। पश्चिमी तट के कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन। पश्चिमी तट के कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है। भूकंप रेखी प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूरब से 74 पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 220 किलोमीटर से 440 मीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप 9 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर अबद्ध गुटिकाएं, सिंगिल गुलास्मिकाएं और गुलास पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है एक द्वीप समूह का। अब यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, देखिए कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। दूसरा है कि डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारा सेशन नहीं पसंद आ रहा है तो आप हमें डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा सेशन क्यों पसंद नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।